हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए पैडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक अवस्था को कहा जाता है। क्या कह रहा है, जो विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी कहता है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी कहता है शैशवावस्था और ऑप्शन डी कहता है किशोरावस्था। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है और जो मध्य बाल्यावस्था होती है वो 8 से 11 वर्ष होती है और जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है और जो किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है। यहाँ पे पूछ रहा था 2 से 6 वर्ष, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की बात वो कर रहा था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। यानी कि जो विकास के सिद्धांत है उसमें जो गामक विकास है वो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। तो यह कौन सा इसमें आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें शरीर बाहरी ओर से होता है। क्या होता है, बाहरी सिरे की ओर से होता है। ऑप्शन ए कहता है शीर्षगामी, ऑप्शन बी कहता है अधोगामी, ऑप्शन सी कहता है प्रमस्तकी, ऑप्शन डी कहता है परिधीय। तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है और अब ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ इसकी कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा अधोगामी, यानी कि क्या कहता है प्रॉक्सिमो डिस्टल की वो बात करता है जिसमें विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है, यानी कि नियर टू फार होता है। वो क्या होता है अधोगामी, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल। यही होता शीर्षगामी, यानी कि जो शीर्ष से पैर की तरफ, हमने आपको बताया था सफेलोकॉर्डल में सिर से पैर की तरफ जब विकास होता है यानी कि हेड टू टॉय, तो वो क्या होता है शीर्षगामी, उसको क्या कहते हैं सफेलोकॉर्डल। यहाँ पे कह रहा था कि बाहरी सिरे की ओर होता है, तो बाहरी सिरे यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा अधोगामी। अधोगामी को क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किस आधारभूत पहलू पर निर्भर करती है। क्या कह रहा है, जो जीन पियाजे ने संरक्षण संबंधी समस्याएं थी उनका समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किस पहलू पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए कहता है केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता, ऑप्शन बी कहता है क्षतिपूर्व एवं वर्गीकरण, ऑप्शन सी कहता है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता और ऑप्शन डी कहता है सक्रमक अनुमान एवं क्रमबद्धता। तो यहाँ पे क्रमबद्धता की कोई बात नहीं की गई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता। इसमें होता क्या है, शेप और साइज के चेंज होने पर क्वांटिटी चेंज नहीं होती, यानी कि शेप और जो साइज के चेंज होने पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि होता क्या है, एक चौड़ा ग्लास होता है और एक लंबा ग्लास होता है। तो जानते हो उसमें क्या होता है, बच्चा यहाँ पे तर्क लगा लेता है कि चाहे चौड़े ग्लास में पानी हो चाहे लंबे ग्लास में पानी हो, मतलब पानी की जो क्वांटिटी है वो बदलती नहीं है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो तर्क कर लेता है। यही विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तिता होती है, जिसमें तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्गीकरण और केंद्रीकरण की बात कोई की ही नहीं। केंद्रीकरण में क्या होता है, जहाँ पर बालक एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित हो, और वो क्या होता है हमारा केंद्रीकरण। तो ये तो बात की नहीं है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में है। क्या है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, बहुत ऊपर है। तो यह हमने आपको बताया था ले वाइगोस्की में, यानी कि जो उसको हेल्प दी जाती है बालक को, जो
तो उसमें क्या होती है, कुछ ऊपर हो कि कुछ नीचे हो कि बराबर में हो या बहुत ऊपर हो, तो क्या हो, कुछ ऊपर हो, क्या हो, कुछ ऊपर हो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन क्या कहता है, अजर्सन हमारा क्या कहता है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। क्या कह रहा है, जो बच्चे का बचपन होता है वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो है बच्चे द्वारा जो उनका बचपन होता है अलग अलग संस्कृतियों से अनुभव वो कर सकता है। आगे देखते हैं, कारण क्या कहता है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। क्या होता है, बच्चे का विकास सार्वभौमिक होता है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि बच्चे का विकास सार्वभौमिक होता है। पैटर्न तो सेम होते हैं लेकिन अनुभव सेम नहीं होते। क्या होता है, पैटर्न सेम होता है मतलब बच्चे का, लेकिन अनुभव सेम नहीं होते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और पहला हमारा क्या था, करेक्ट था कि मतलब विकास बचपन में अलग संस्कृतियों से अनुभव करता है। और दूसरा क्या था, विकास बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता। सार्वभौमिक यानी कि सब में सेम नहीं होता, पैटर्न सेम होता है लेकिन सबके अनुभव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा और आर हमारा गलत हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। क्या कह रहा है, जो बहुआयामी सिद्धांत है बुद्धि का वो किसके द्वारा दिया गया है। तो हमने आपको बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं बुद्धि के, 8 प्रकार। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब प्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। कह रहा है अब प्रेरणा जो है उसमें जो है कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना किस में है। ऑप्शन ए कहता है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ऑप्शन बी कहता है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ऑप्शन सी कहता है सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। और ऑप्शन डी कहता है असफलता और सफलता के लिए बाहरी आरोपण। तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सफलता हो चाहे असफलता हो दोनों के लिए हमारे कैसा मोटिवेशन होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। कैसी प्रेरणा होनी चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है। यानी कि पूरे वर्ष के दौरान मूल्यांकन वो कर रही है और बच्चों का जो डायरी मतलब प्रत्येक बच्चे की क्या अवलोकन के लिए डायरी भी रखती है। यह किस प्रकार का है, जहाँ पर पूरे वर्ष का मूल्यांकन की बात हो। क्या हो, जहाँ पर पूरे वर्ष के मूल्यांकन की बात हो, वो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन ए कहता है मानक है एक रूप, तो एक रूप की कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी कहता है अध्यापक का मूल्यांकन ही हो कि कोई भी बात नहीं हो रही, बच्चे की बात हो रही है। ऑप्शन सी कहता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि पूरे वर्ष का मूल्यांकन। तो वही तो बता रहा है कि पूरे वर्ष का मूल्यांकन, डायरी सब कुछ मतलब बच्चे का रख रही है रिकॉर्ड वगैरह। तो ये क्या होगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, मानक आधारित प्रश्न संदर्भ, तो मानक की कोई बात नहीं की गई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पूरे वर्ष के दौरान बच्चे का मूल्यांकन होता है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन, यानी कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या है। ऑप्शन ए कहता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना, एक सही समाधान पर स्थिर। ऑप्शन बी कहता है एक सही समाधान पर स्थित कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी कहता है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी कहता है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना। तो जो अपसारी चिंतन होता है वह कई मतलब एक प्रश्न के कई उत्तर दे सकता है। कि अपसारी चिंतन हमने आपको बताया था
कि जब अपसारी चिंतन का व्यक्ति होता है वो किसी समस्या को समाधान के लिए कई उत्तर दे सकता है, और जो अभिसारी होता है उसकी सोच क्या होती है, एक ही समाधान पर स्थिर रहती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो अपसारी चिंतन वाले बालक होते हैं वो बहुत सारे एक चीज़ के आंसर दे सकते हैं, और जो अभिसारी चिंतन वाले होते हैं वो एक जगह ही स्थिर रहते हैं, मतलब उनका दिमाग। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। क्या कह रहा है? बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। क्या है? तो अक्षमता एक स्थिति क्या है? अक्षमता है डिसेबिलिटी। क्या होती है डिसेबिलिटी? जब हाथ नहीं हुआ, हाथ पैर और ये जो चीज़ें होती हैं अगर जन्म से ही व्यक्ति में विकसित ना हो, और अगर मतलब कोई दुर्घटना हो जाए उसकी वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है। तो वही यहाँ पे बात कह रहा है कि बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि क्षमता क्या है? तो बाध्यता क्या है? बाध्यता क्या है? एक जैविक स्थिति है, और अक्षमता क्या है? एक कार्यात्मक स्थिति है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? क्या कह रहा है कि जो कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिया उसमें जो है बच्चे अपना ही देखते हैं, दूसरों का उनसे मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है पहले के स्तर चरण में, ऑप्शन कह रहा है दूसरे के स्तर चरण में, ऑप्शन सी कहता है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, ऑप्शन डी कहता है तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो पहले स्तर का जो दूसरा चरण है, क्या है? जो पहले स्तर का हमारा दूसरा चरण है उसमें ये बालक अपना ही लाभ देखता है। क्या कहता है? अपना ही लाभ देखता है। और जो ऑप्शन ए है उसमें क्या होता है? दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए। और ऑप्शन सी क्या है? उसमें क्या है? गुड गर्ल बॉय की बात करता है। तो इसमें क्या कह रहा था कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है किसी कार्य को करने के लिए, उसमें अपना ही लाभ देखता है। जिसमें बच्चा अपना ही लाभ देखे वो कौन सा स्तर होगा? पहले स्तर के दूसरा चरण। जो पहला स्तर है हमारा उसमें जो दूसरा चरण है उसमें बच्चा अपना ही लाभ देखता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों के स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है स्वनियमन? हमने आपको बताया था निजी वाक, प्राइवेट स्पीच। क्या होता है निजी वाक? यानी कि प्राइवेट स्पीच जिसमें बच्चा खुद से ही बातें करता है, और वो क्या होता है हमारा, वो क्या बताया वाइगोस्की ने, उसको क्या बोलते हैं? स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या है? प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक्य। अपना अगला क्वेश्चन। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता क्या है? कह रहा है पियाजे और वाइगोस्की जो है उनके सिद्धांत में प्रमुख समानता क्या है? ऑप्शन ए कहता है भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में उनके चिंतन। तो और ऑप्शन बी कहता है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति। ऑप्शन सी कहता है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ाव। ऑप्शन डी कहता है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका है। तो उनके जो संज्ञानात्मक विकास में संस्कृत की भूमिका तो ले वाइगोस्की ने कही, और उनके जो चिंतन के विचार है वो क्या है? वो तो मतलब अलग अलग है ना। और ऑप्शन बी कहता है चरण की बात तो सिर्फ पियाजे ने ही की, भले वाइगोस्की ने नहीं की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता का जुड़ाव, यानी कि वो कहते हैं, दोनों कहते हैं जहाँ बच्चा एक्टिव हो और जहाँ बच्चे के हित में बात की जाए और जहाँ बच्चे को सीखने का अवसर दिया जाए और जिसमें बच्चा हमारा अब समझ पाए, एक्टिव हो, वही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चे के हित में जो बात हो वह आंसर वो उन दोनों लोगों ने एक ही बात की है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्टता कौन सी है? क्या कह रहे हैं? पठन वैकल्प की एक विशिष्टता कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है रचनात्मक समस्या संबंधित में कठिनाई। ऑप्शन बी कहता है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ऑप्शन सी कहता है शारीरिक समन्वय में कठिनाई। और ऑप्शन डी कहता है स्थानिक समझ में जानकारी है कठिनाई। तो स्थानिक की कोई बात नहीं की गई, कि पठन की बात की गई है, यानी कि डिसलेक्सिया की बात यहाँ पे हो रही है।
शारीरिक की भी कोई बात नहीं हुई, रचनात्मकता की भी कोई बात नहीं हुई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्वन्याकरण में कठिनाई क्या होगा? डिसलेक्सिया में क्या होता है? बहुत ही सिंबल और साउंड को जोड़ नहीं पाता। इसमें क्या होता है? बालक सिंबल और साउंड को जोड़ नहीं पाता, उसमें उसको दिक्कत होती है। यानी कि बी को डी समझना, वाच को सा समझना, यही इसको प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। सेम लेटर, उसको सेम लेटर ही दिखते हैं। बी और डी क्या होते हैं? उनको सेम लेटर ही दिखते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या कह रहा है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहा है। पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होती है जिसमें बालक और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है। और जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आकलन फिक्स नहीं होता, इसमें आप बच्चे का आकलन भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हैं। किसी को मल्टीपल मेथड दे सकते हैं, किसी को ओरल क्वेश्चन दे सकते हैं, किसी को असाइनमेंट दे सकते हैं। तो यही होता है प्रगतिशील कक्षा में आकलन, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आप कैसे आकलन जो क्या होता है फिक्स नहीं होता। तो ऑप्शन प्रगतिशील कक्षा में आकलन का पहला ऑप्शन क्या कहता है? मानक संदर्भित होता है। ऑप्शन बी कहता है वस्तुनिष्ठ होता है। ऑप्शन सी कहता है योगात्मक होता है। और ऑप्शन डी कहता है गतिशील होता है। तो जो प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है वो क्या होता है? गतिशील होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे और हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।